नमस्कार बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं विषय गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है जो वर्ष 2023 में पूछा गया था, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं। क्योंकि आपको बता दूं कि जो आपके पुराने पेपर हैं, बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को बार बार रिपीट करता है। आपको तैयारी कैसे करना है ये भी बताएंगे, और एक प्रश्न के साथ और प्रश्नों को जोड़ के आपको समझाएंगे, सूत्र क्या होते हैं वो बताएंगे। तो ये आज आपको हम जो बता रहे हैं, ये हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र है। आपका प्रश्न पत्र आप देखेंगे इसे हाई स्कूल परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र है। और इसमें देखिए, ये वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र गणित हमने लिखे, गणित 2026 लिखे, लेकिन ये वार्षिक परीक्षा जो आपकी 2026 में होने वाली उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। और इसमें आपको जो सेट कौन सा बता रहे हैं, ये सेट ए है। और इसके पहले के वीडियो में हमने जो आपका प्रश्न पत्र 2023 का सेट ए के प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक एक वीडियो बनाए थे, फिर 6 से 10 तक दूसरा वीडियो है, और 11 से 15 तक तीसरा वीडियो। इस प्रकार से 3 वीडियो हमने बना के यूट्यूब चैनल आइडियल दो क्लासेस में डाल दिए। आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। और जो आज आपको बताएंगे प्रश्न नंबर 16 से 20 तक, और आपको ये भी बताएंगे कि आपको पेपर की तैयारी कैसे करना है, प्रश्न के का जो हल है स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है, आपको अंक कैसे प्राप्त होंगे, ये सभी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। एमपी बोर्ड द्वारा जारी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र 2025-26 के लिए है। आपको पहले ही बता दिए ये किस सत्र का प्रश्न पत्र है, 2026 का है। लेकिन आप ये ना समझिए कि 2023 का प्रश्न पत्र है, और आप ये ना समझिए कि 2023 के प्रश्न पत्र है तो हम इसे हल करके क्या करेंगे, इससे प्रश्न तो आना नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको प्रश्न यहीं से रिपीट करना है। आप 3-4 साल के कोई भी विषय के प्रश्न पत्रों को हल कर लीजिए, आप आसानी से अच्छे मार्क्स लेके पास हो सकते हैं। तो आपको मालूम है कि आपको टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 23 आएंगे, और जो मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे आपके 75 रहेंगे। और आपका जो पेपर रहेगा 3 घंटे का रहेगा, और उसके कुछ निर्देश हैं, आप निर्देशों को देख लीजिए। उसके बाद देखिए, अब यहाँ से आपका प्रश्न नंबर 16 स्टार्ट हो रहा है। आप सोचेंगे सर यहाँ से 16 नंबर का प्रश्न कैसे आ गया, तो आपको बता दें, इसके पहले बताए हैं कि प्रश्न नंबर 1 से 5 तक, फिर जो है 6 से 10 तक, और 11 से 15 तक। तो ये जो है, ये पहला वीडियो था भाग 1, दूसरा वीडियो भाग 2, तीसरा वीडियो भाग 3। अब आपको हम 16 से कहाँ तक बताएंगे, 20 तक प्रश्न बताएंगे। तो ये भाग 4 हो जाएगा। इस प्रकार से एक पेपर को हम 5 भागों में डिवाइड किए हैं। इसके बाद 5वां भाग जो आएगा आपका 21 से 23 तक। तो यहाँ 21 से 23 तक आपके 4 प्रश्न रहेंगे। आपके जो 1 से 5 तक है, ये यहाँ पे आपके 30 प्रश्न रहेंगे और 30 अंक रहेंगे। आपके 6 से 10 तक आपके 5 प्रश्न हैं, तो 2-2 अंक के प्रश्न रहेंगे, और ये आपके 20 अंक रहेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पे आपके 6 से 10 तक जो 5 प्रश्न हैं, 5 नहीं, आपको हम 10 प्रश्न बता रहे हैं, क्योंकि उसके अथवे के प्रश्न भी समझा रहे हैं। उसके बाद 11 से 20 में ये भी 10 का रहेगा, और यहाँ 16 और 17 ये आपके 2-2 अंक के रहेंगे, यानी आपके 4 अंक हो गए। और उसके बाद 18, 19, 20 ये 3-3 अंक के आपके प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार से 3-3 अंक के आपको बताएंगे। फिर यहाँ से 21 से लेकर 23 तक जो प्रश्न हैं, ये आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, और जो हम आपको बताएंगे वही आपको पेपर में आना भी है, और किस टाइप से करना ये आपको बता देंगे। तो चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न हल करके। अब यहाँ पर देखिए, आपका जो प्रश्न नंबर 16 है। आप प्रश्न नंबर 16 में देखिए, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, और रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए, इस प्रश्न में, ये प्रश्न कहाँ का है, किस अध्याय का है, तो ये प्रायिकता वाला जो आपका अध्याय उसका प्रश्न है, और कितने अंक का है, 2 अंक का है। तो इसको कैसे हल करेंगे वो आपको मालूम होना चाहिए। प्रायिकता क्या होती है ये मालूम होना चाहिए। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम भागित कुल परिणाम। अब देखिए, इस प्रश्न को हल करना है, हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप हल लिख दीजिए, ये हल लिख लिए। अब यहाँ कह रहा है 2 खिलाड़ी कौन है, संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। कौन सा मैच खेल रहे हैं, टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। तो आपको क्या कह रहा है, रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता लिख देंगे। यहाँ पे संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता को कैसे दर्शाते हैं, पी, और यहाँ पे ई बताए, पी बराबर कितनी है, आपकी 0.62। उसके बाद क्या कह रहा है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता। अभी हमें रेशमा की जीतने की प्रायिकता नहीं मालूम है, यहाँ लिख देंगे हम रेशमा, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, रेशमा के जीतने की प्रायिकता। इसको आप पी और नहीं के लिए अभी हम मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, उसका बार लगा देंगे ऊपर, और जो हमें ज्ञात करना है। और इसे ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्या सूत्र है ये भी मालूम होना चाहिए आपका। सूत्र है इसमें पीई, ये हो गई जीतने की प्रायिकता, पीई धन, अभी रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है वो मालूम नहीं, जो मालूम नहीं इसको हम यहाँ पे लिखेंगे पी ई के ऊपर ये बॉर लगा दिए, ये नहीं के लिए हो गया,
बराबर इसका मान होता है 1। आप पेपर में पूछ सकता है, ये खालिस्तान विकल्प खालिस्तान पूछ सकता है, पी धन पी नहीं यानी प्रायिकता और प्रायिकता नहीं बराबर क्या होता है 1 होता है। आप देखिए यहाँ पे ये पी का मान कितना है आपको मालूम है, यहाँ पे 0.62 और ये जो आपका पी के ऊपर हमने बार लगा दिए हैं इसका मान नहीं मालूम है, बराबर क्या हो गया ये 1। अब ये पी इसके ऊपर बार है, बराबर लिख दी हमने। देखो यहाँ पे पी का मान क्या होगा, ये 0.62 हो गया, धन इसका मान नहीं मालूम, बराबर 1। अब क्या करेंगे 0.62 का हम क्या कर देंगे पक्षांतर करेंगे, तो ये 1 तो आपका जैसा का वैसा रहेगा। 0.62 का पक्षांतर किए तो ऋण 0.62 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे आप 1 में से उसे घटा देंगे, तो जो आपको क्या मालूम हो जाएगी रेशमा के जीतने की प्रायिकता मालूम हो जाएगी। जैसे हमने क्या माने हैं पी के ऊपर पी कोष्टक में ई के ऊपर बार, तो अब घटा दीजिए। घटाते कैसे ये भी मालूम होना चाहिए। अब हमें किस में से घटाना है 1 में से घटाना है, तो 1 में से कितना घटाना है 0.62। जब 1 के पीछे कुछ दशमलव लगा के 2 शून्य लिखिए। अब यहाँ पे देखिए शून्य में से 2 नहीं घटेगा, उधार लेगा, यहाँ पे 10 हो गया, इस 10 ने इसको उधार दिया तो इसके पास 10 हो गया, इसके पास 9 बचा। 10 में से 2 घटाए कितना बचा यहाँ पे 8, फिर यहाँ 9 में से 6 घटाए कितना आ गया 3 आ गया, फिर ये दशमलव चिन्ह और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो 1 में से आपने क्या किए 0.62 को घटाए तो कितना आ गया आपका ये 0.38। या ये क्या हो गई रेशमा के जीतने की प्रायिकता। और अंत आखिरी में क्या लिखेंगे अतः, उत्तर में लास्ट में लिखेंगे अतः जो आपको ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था रेशमा के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता बता देंगे पी ई उसके ऊपर बार लगा दिए बराबर 0.38। ये आंसर हो गया। बहुत आसानी से आप इसे हल कर जाएंगे और ये सूत्र याद कर लीजिएगा। इसके बाद इसी का 8वें का प्रश्न है, आपको 2 प्रश्न आएंगे, एक ये रहेगा उसके 8वें में रहेगा, जो प्रश्न आपको आसानी से बनेगा उसे हल कर दीजिए। अब इसके बाद आपका प्रश्न नंबर उसी का 8वें का है, क्या कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपके आते हैं, तो इसको हल कैसे करेंगे। हल लिखिए यहाँ पे, हल लिखने के बाद सबसे पहले क्या लिख देंगे, प्रश्न क्या है आपका लाल गेंद की संख्या कितनी है, यहाँ पे लिख लीजिए आप लाल गेंद की संख्या कितनी है, यहाँ लिखेंगे लाल गेंद की संख्या, गेंद की संख्या कितनी है, लाल गेंद की संख्या देखिए आपके प्रश्न में दी हुई है। एक थैले में 3 लाल, तो इसे हम किससे दर्शाएंगे NA, किससे दर्शाएंगे NA या बराबर 3 या NR भी कह सकते हैं रेड करना है तो, और N भी कह सकते हैं उसे ब्लैक के लिए, लेकिन जो भी मानना है आप मान लीजिए। NA बराबर कितनी होगी 3 और काली गेंद फिर लिखेंगे आप काली गेंद की संख्या, गेंद की संख्या इसको नाम दे दीजिए NB बराबर कितनी है काली गेंद 5। ये आपके प्रश्न में जो दिया था वही लिखे हैं, लाल गेंद की संख्या NA बराबर 3, काली गेंद की संख्या NB बराबर 5। तो कुल गेंद की संख्या क्या हो जाएगी, कुल गेंद की संख्या निकाल लीजिए आप यहाँ पे, कुल गेंद की संख्या, कुल गेंद की संख्या इसको हम किससे दर्शा देते हैं NS, किससे दर्शाएंगे NS। तो कुल गेंद की संख्या कितनी हो जाएगी, जो आपकी लाल गेंद और काली गेंद क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, तो 3 धन 5 बराबर कितना आ गया 8। यानी उस थैले में एक थैले में कितनी गेंदें हो गई, कुल गेंद की संख्या हो गई 8, 3 लाल हो गई और 5 काली। अब आपको क्या ज्ञात करने को कहा है प्रायिकता, क्या ज्ञात करना है, किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, यहाँ पे गेंद लाल हो, तो यहाँ पे गेंद लाल हो की प्रायिकता ज्ञात करने का है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, क्या निकाल लेंगे यहाँ पे लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। प्रश्न में कहा है कि आपको कौन सी गेंद, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, तो हम लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर होता है, आप इसको PA से दर्शा सकते हैं, PA बराबर होगा आपका जो आपकी हमने लाल गेंद किसे माने ये NA, तो अनुकूल परिणाम, इसको हम अनुकूल परिणाम भी कह सकते हैं, या लाल गेंद की अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, या आप इसको जो नाम दिए NA भागित कुल कितनी गेंद संख्या है NS, ये हो गया NA अनुकूल परिणाम भागित कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारी लाल गेंद की संख्या निकालना है, तो NA हो गया, नाम हमने पहले ही दे दिया यहाँ पे, और कुल परिणाम क्या हो गया NS हो गया, यानी 8 हो गया। तो यहाँ पे देखिए NA का मान कितना है 3, और ये आपका NA का मान कितना हो गया 3, और NS कुल गेंद की संख्या NS बराबर कितना है 8। तो ये क्या हो गया आपका PA का मान ज्ञात हो गया, प्रायिकता ज्ञात हो गई, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आंसर लास्ट में आप एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे लाइन में
अतः लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या लिख देंगे लास्ट में, अतः हर प्रश्न के अंत में जो है उत्तर लिखते समय आपको जो ज्ञात करने के लिए कहता है वह लिखना अनिवार्य है। अतः लाल गेंद निकल या लाल गेंद होने की प्रायिकता या लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी हो गई बता देंगे, 3/8 है। फिर से एक बार इस प्रश्न को रिपीट करके समझा दे रहे हैं, आप देखिए ध्यान से। प्रश्न था, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या लिख देंगे, लाल गेंद की संख्या n बराबर क्या हो गई 3 दिया है हमारे पास। काली गेंद की संख्या n भी बराबर कितनी हो जाएगी 5। यदि प्रश्न चेंज करके देता है तो जितनी भी गेंदें रहती हैं, मान लो हरी गेंद भी दे दिया, पीली गेंद भी दे दिया, उनकी संख्या है तो अलग अलग उन्हें लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास लाल गेंद और 5 काली गेंद ये लिख दिए, उनको नाम दे दिए, लाल गेंद को na और काली गेंद को n भी बराबर, दोनों के नाम दे दिए, na बराबर 3 n भी बराबर 5। अब कुल गेंद की संख्या क्या हो जाएगी थैले में, उसमें लाल गेंद भी है और काली गेंद भी है, तो 3 और 5 क्या हो गया 8। तो ये NSN कुल गेंद की संख्या हो गई। प्रायिकता ज्ञात करना है, किसकी प्रायिकता ज्ञात करने का है, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। यदि आपको यहाँ प्रश्न में काली गेंद पूछ लेता, गेंद काली हो, तो आपको यहाँ पे काली गेंद निकलने की प्रायिकता लिखते हैं। अब इसको बता दे रहे हैं किस प्रकार से। यहाँ देखिए Na का मान 3 था, 3/8। यदि काली गेंद की बात करता तो यहाँ पे NB भागित NS हो जाता, तो ये 5/8 हो जाता। इस प्रकार से आसानी से आप इसकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 ये भी प्रायिकता संबंधित प्रश्न है। आप देखिए, प्रायिकता संबंधित दो अंक के 2 प्रश्न हो गए और एक विकल्प खाली स्थान आया था। ऐसे 5 अंक प्रायिकता से आते हैं। तो चलिए, प्रायिकता की तैयारी कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत सरल है। एक पाशे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप पाशा देखे होंगे, पाशे में कितने अंक होते हैं, पाशे में 6 अंक होते हैं। पाशे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। तो एक पाशे को एक बार फेंकने पर, आप पाशे को फेंकेंगे तो कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा। इस प्रकार से आप 6 बार फेंक सकते हैं। तो 6 बार अलग अलग अंक आ सकते हैं या फिर से रिपीट भी हो सकते हैं। तो पाशे के बारे में समझिए, पाशे में कुल अंक कितने होते हैं 6। तो पाशे में कुल अंक 6 हो गए। यहाँ पे कह रहा है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो बच्चों, आपको सबसे पहले तो ये मालूम होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें स्वयं का भाग जाता है और एक का, और जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, वे अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये हैं अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्या ऐसी मैंने आपको बताया जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। कौन सा, 1 और 2। यहाँ पे 3 में देखिए 1 और 3, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं वह अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ अभाज्य संख्या होगी आपकी 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब हम प्रश्न को देखते हैं। अभाज्य संख्या मालूम हो गई, अब प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप हल लिख लीजिए। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, एक बार पाशे को फेंकने पर समष्टि, यानी एक बार पाशे को फेंकने पर अंक, एक बार एक पाशे को फेंकने पर, एक बार एक पाशे को फेंकने पर अंक को फेंकने पर, पाशे को फेंकने पर अंक, कौन कौन से अंक प्राप्त होंगे। एक बार एक पाशे को फेंकेंगे हम, तो हमें जिसे हम क्या कहेंगे एस बराबर क्या क्या प्राप्त हो जाएंगे, जिनको हम क्या प्राप्त होंगे, 1 प्राप्त हो सकता है एक बार फेंके तो, फिर एक बार फेंके 2 प्राप्त हो सकता है, 3 प्राप्त हो सकता है, 4 प्राप्त हो सकता है, 5 और 6। क्योंकि पाशे में 6 अंक होते हैं, हम फिर से 6 बार, हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्राप्त होंगे। तो हमारा ये NS बराबर क्या हो गया, कुल परिणाम कितने हो गए, NS बराबर आप देखेंगे कुल परिणाम कितने होते हैं, कुल परिणाम हो गए 6। अब क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या आने की घटना, अभाज्य संख्या आने की घटना। अभाज्य संख्या आने की घटना जैसे हम जिससे भी दर्शाना, आप ए से दर्शा दीजिए, ए। अब अभाज्य संख्या आपको ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है, जो हमारे पास है कि कितने अंक हो गए, 1, 2, 3, 4, कुल परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है। तो ये कुल परिणाम 6 हो गए। अब आपको यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, तो यहाँ अभाज्य संख्या क्या है आपकी 2, 3 और 5। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, 2, 3, कोष्टक में लिख दीजिए 2, 3 और 5। तो यहाँ पे आपका Na बराबर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, इसके अभाज्य संख्या आने की घटनाएं कितनी हो जाएंगी आपकी, 3 हो जाएंगी। यहाँ से मैं आपको और प्रश्न बना के बताऊंगा। मैं पहले अभी आपको मैं इस प्रश्न को समझा दे रहा हूँ। अब क्या ज्ञात करना है आपको, आपने इतना निकाल लिए, ये कुल परिणाम कितने होते हैं 6, और जो अनुकूल परिणाम जिसको अभाज्य संख्या आने की घटना कितनी हो गई 3, जिसे हम क्या कहेंगे अनुकूल परिणाम। अब हमें ज्ञात करना है प्रायिकता, किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। प्रायिकता किसे दर्शाएंगे हम, PA। इसको किसे दर्शाएंगे हम, PA बराबर क्या होगा, ये जो है हमारे क्या है अभाज्य संख्या आने की घटना, ये अनुकूल परिणाम है। तो Na और कुल परिणाम कौन से हुआ है,
ये NS, NA भागित NS लिख दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे NA का मान कितना है 3, ये NA का मान कितना आ गया 3 और NS का मान कितना है 6 और ये हमारी प्रायिकता हो गई। और इसे आगे हल करना है तो आप लिख देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो 1/2 और आखिरी में क्या लिख देंगे उत्तर में अतः क्या लिखेंगे अतः अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। क्या लिख देंगे लास्ट में उत्तर में क्या लिखेंगे अतः अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो गई 1/2 है। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत सरल है। अब देखिए बच्चों इस प्रश्न से मैं अन्य प्रश्न, कोई जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आए आपको, मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। ये जरूरी नहीं कि 2026 में यही प्रश्न आए, लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो देखिए एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या, अब यहाँ पे कहता है कि भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भाज्य संख्या कौन सी होंगी यहाँ पे 2, 4, 6। तो यहाँ पे क्या भाज्य संख्या है जिसमें किसका भाज्य संख्या वो नहीं जिसमें दूसरे का भाग चल जाए। सॉरी मैंने आपको 2 बताया, 2 नहीं है 4 और 6। यहाँ पे 4 और 6 क्या हो गई भाज्य संख्या है। देखो आपको पासे को फेंकने तो कुल अंक तो इतने ही हो जाएंगे। यहाँ पे भाज्य संख्या आने की घटना क्या हो जाएगी, तो भाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी 4 और 6। कितनी घटना होगी 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/6 और 1/3 आ जाएगा। आपको यहाँ विषम संख्या कह सकता है। विषम संख्या कौन सी है, विषम संख्या 1, 3 जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, तो ये 3, 5 ये विषम संख्या हो गई। और सम संख्या 2, 4, 6 तो सम संख्या विषम संख्या इनके ज्ञात करना कह सकता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसी का अथवा प्रश्न आया है कि कह दिया एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दक्षया निकाला जाता है, सफ़ेद कंचा निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब भी मैंने आपको इस प्रकार का एक प्रश्न समझाया था, आपको ध्यान होगा ऊपर इसके पहले मैंने यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था, एक थैले में 3 और 5 काली गेंद यानी कि लाल और काली गेंदें दी थी और कौन सी गेंद लाल गेंद की याद करने को कहा था। लेकिन अब इस प्रश्न में लाल गेंद भी दी है, सफ़ेद भी दी है और हरी गेंद भी दी है। तो आपको यहाँ पे सफ़ेद कंचा क्या करना पड़ेगा, आप इसे कुल एक लाल कंचों की संख्या लिख लीजिए, फिर किसकी लिख लीजिए सफ़ेद कंचों की संख्या, फिर हरे कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या। इस प्रकार से आप लिखेंगे, नाम देना दीजिए चलेगा। जैसे इसको हल करते हैं देखिए आपको हल करके बता रहे हैं। क्या लिख देंगे हम, लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या बराबर कितनी हो गई आपकी। अब मैं थोड़ा सा उससे हट के बता रहा हूँ। आप यहाँ पे नाम कुछ नहीं दिया, यहाँ पे आप क्या किया था मैंने NA, NB, NC ऐसे नाम दिए थे। आप इसमें भी चाहे तो आप नाम दे सकते हैं। जैसे हम लाल कंचे तो हम इसे नाम क्या दे दिए NA नाम दे दिए। कितनी है संख्या इसकी 5। उसके बाद सफ़ेद कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप इसको NB नाम दे दीजिए बराबर, या इसके नाम यदि आपको कलर के आधार पर देना तो कलर के आधार पर दे दीजिए। यहाँ पे लाल को रेड कहते हैं तो NR नाम दे दीजिए, सफ़ेद को वाइट कहते हैं तो उसको W नाम दे दीजिए। तो सफ़ेद कितने हैं 8 हैं। उसके बाद हरे को ग्रीन कहते हैं, तो यहाँ पे कौन सा आएगा हरे कंचों की संख्या कितनी हो गई, इसको नाम दे दी NG। इस प्रकार से नाम दे सकते हैं, ये है 4। अब कुल कंचों की संख्या, अब क्या निकाल लेंगे हम, कुल कंचों की संख्या, एक डिब्बे में कुल कंचे कितने हैं वो निकालेंगे। कुल कंचों की संख्या क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, जिसको हम नाम क्या देंगे, कुल कंचों को हमने यहाँ पे क्या नाम दिए थे, यहाँ देख लीजिए NS क्या नाम दिए, इसे नाम दे देंगे हम NS बराबर क्या हो जाएगा 5 धन 8 धन 4, 8 5 13 और 4 17। टोटल कंचे कितने हो गए, जो डिब्बे में कुल कंचे कितने हो गए 17 हो गए। अब आपके प्रश्न में क्या कहा है, सफ़ेद कंचा निकालने की प्रायिकता, तो आप लिख देंगे सफ़ेद कंचे निकालने की प्रायिकता। इसको हमने NS नाम दिए थे। अब यहाँ पे किसके निकालना है, सफ़ेद कंचे या सफ़ेद कंचा निकालने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, जो आपके अनुकूल परिणाम कौन से हैं, सफ़ेद कंचे तो NW, या सफ़ेद कंचों की संख्या भागित कुल कंचों की संख्या भी लिख सकते हो आप। जैसे इसको NW संकेत में लिखना NW अपान NS। NW कितना है आपका, सफ़ेद कंचों की संख्या कितनी है 8 और जो कुल कंचों की संख्या कितनी है 17। ये अनुकूल परिणाम भागित कुल परिणाम भी कहते हैं इसे, या सफ़ेद कंचों की संख्या भागित कुल कंचों की संख्या भी लिख सकते हैं इसे। ये आपका आंसर हो गया। लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः, अब इससे और प्रश्न बना के बताऊंगा मैं, पहले इसका आंसर लिख देते हैं। अतः सफ़ेद कंचा निकलने की प्रायिकता क्या होगा, इसकी प्रायिकता 8/17
17 है। आप अच्छे अंक प्राप्त होंगे इसमें से, बिल्कुल कठिन नहीं है। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं और इससे और 2-3 प्रश्न कैसे बनेंगे ये बता दे रहे हैं। एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है। सफ़ेद कंचा निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी ज्ञात करना? सफ़ेद कंचे की। आप लाल कंचे लिख दीजिए, सफ़ेद कंचे लिखिए, हरे कंचे और कुल कंचों की संख्या। इतना कर लिया आपने। यहाँ सफ़ेद कंचे निकालने की प्रायिकता, तो सफ़ेद कंचे कितने? 8, तो 8 और कुल कंचे कितने? 17, तो 8/17 आ गया। यदि आपको यहाँ पे कहता है लाल कंचे निकालने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा? लाल कंचे 5 है और कुल कंचे 17, तो 5/17। यदि हरे कंचे निकालने की प्रायिकता कहता है तो ये 4/17 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको बता दें, गणित में सवालों को याद नहीं किया जाता, समझा जाता है और उस पैटर्न से अलग अलग प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। तो बच्चों, ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? 17 कंप्लीट हुआ। उसके 8वें का जो प्रश्न था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 18। चलिए, प्रश्न नंबर 18 क्या है? ये आपके ऊंचाई और दूरी से आ गया। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न भी बहुत सरल प्रश्न है। अब यहाँ से आप देखेंगे, अभी इसके पहले जो प्रश्न बताए थे हमने, प्रश्न कौन सा 16, ये कितने अंक का था आपका? 2 अंक का था। उसके बाद प्रश्न 17 भी 2 अंक का। तो आप देखेंगे, आपको हमने इसके पहले बताया कि प्रश्न नंबर कहाँ से, प्रश्न नंबर जो आपका 6 से लेके, प्रश्न 6 से लेके कहाँ तक? 17 तक कितने अंक के प्रश्न रहेंगे? 2-2 अंक के रहेंगे। और प्रश्न नंबर 18 से आपका 3 नंबर का प्रश्न शुरू हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? चित्र बना लीजिए। जैसे जैसे प्रश्न में बोल रहा है वैसे वैसे आप इस प्रश्न को हल कीजिए। देखिए, ये मीनार खड़ी है ऊर्ध्वाधर, यानी सीधी एक क्या खड़ी है अपनी? ये मीनार। आप सीधी एक लाइन खींच दें मीनार की, ये हो गई मीनार। धरती के एक बिंदु, और ये वाला भाग ये क्या है? धरती के एक बिंदु से, मान लीजिए धरती का एक बिंदु यहाँ पे है। धरती का बिंदु यहाँ पे, मीनार को आप नाम दे सकते हैं। क्या नाम दिए? ए बी नाम दे दिए। और ये कह रहा है यहाँ पे धरती का एक बिंदु, जिसे हम नाम दे देते हैं सी। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, मीनार का पाद कौन सा? ये वाला है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर है। तो देखिए, ये धरती का एक बिंदु सी से लेके मीनार का पाद बिंदु कहाँ तक? बी तक, ये कितना है? 15 मीटर है। कितना है? 15 मीटर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का शिखर ये है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो ये जो मीनार का शिखर है, यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है? यहाँ पे 60 अंश का कोण बनता है। और ये ध्यान रखिए, ये ऊर्ध्वाधर खड़ी, तो यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। ये कौन सा त्रिभुज बन गया आपका? समकोण त्रिभुज बन गया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप मीनार की ऊंचाई h मान लीजिए। अब इसको बहुत आसान तरीके से आपको हल करके बताऊंगा मैं। देखिए क्या दिया यहाँ पे, आप लिख लीजिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज कौन सा है आपका? ABC में। आपकी मीनार क्या है आपकी? मीनार की ऊंचाई क्या है? मीनार AB बराबर, जिसको हमने क्या माने? h। और जो आधार है, आधार BC बराबर कितना है? आधार BC बराबर 15 मीटर। अब यहाँ पे देखिए, आपको इतना कर लिए, समकोण त्रिभुज ABC हो गया। आप चाहे तो दिया में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि कोण ACB बराबर, तो यहाँ पे कोण ACB बराबर कितने अंश का बन रहा है? कोण ACB कितने अंश का कोण है? 60 अंश का। आपको क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे AB लिखिए ऊपर अंश में, और जिसे जो दिया है उसे नीचे लिख दीजिए। क्या दिया है? आधार BC। और कितने अंश का कोण? तो यहाँ पे देखिए आप, AB क्या कहलाता है? ये AB क्या है? आपने त्रिकोणमिति पढ़े हैं। तो ये जो किसी भी कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब। ये क्या कहलाती है? लंब कहलाएगी आपकी। और उसके भागित में ये जो BC है, ये क्या कहलाता है? आधार। ये क्या कहलाता है? आधार। यहाँ पे AB बटे AB का मान कितना है? AB का मान देखिए, AB का मान h है, ये h लिख दिए। BC का मान कितना है? 15 है। और लंब बटे आधार क्या होता है? सूत्र मालूम होना चाहिए। लंब बटे आधार मीन्स होता है tan। क्या होता है? tan। और कितने अंश का कोण बन रहा है यहाँ पे? 60 अंश। तो यहाँ लिख दिए tan 60 अंश। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है आपका। यहाँ पे त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में मीनार AB h है, आधार BC 15 है और कोण ACB कितने अंश का है? 60 अंश का। और यहाँ पे जब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम इस साइड पे लिखेंगे, जो ज्ञात करना है AB ऊपर लिख देंगे और जो दिया है उसे BC को नीचे लिखेंगे। किसी प्रश्न में जो ज्ञात करना है उसे ऊपर लिखेंगे और नीचे। आप देखिए यहाँ पे AB क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। और BC क्या कहलाता है? आधार। और यहाँ पे क्या कि AB का मान क्या है? h है और BC का मान 15। और ये tan कहाँ से आया? लंब बटे आधार मीन्स होता है tan। और कितने अंश का कोण है? 60 अंश का। यदि 45 का रहता है तो 45 लिखते, 60 का है तो 60, यदि 30 का है तो 30 लिखते। और tan क्यों आया? तो आप इस प्रकार से आप बता देंगे, जिससे ज्ञात करना है उसको ऊपर रखेंगे और जो दिया वो नीचे रहेगा। तो उसके आधार पर आपको मालूम हो जाएगा tan आएगा क्या, cot आएगा क्या, sin आएगा। अब tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। बच्चों यदि आपको ये सूत्र याद नहीं है तो ये सूत्र याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। आप इससे याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का से याद करेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिया हूँ। देखिए आपके जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन होता है। अब यहाँ पे साइन A
कॉस ए और टेन ए। ये 3 अनुपात होते हैं, इनका अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और टेन का उल्टा कॉट होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लाल बटे कक्का से ये जो 6 अनुपात बने हमारे, इनके सूत्र बनाते हैं। तो ये पहले एल बटे के, एल बटे एल मीन्स हो गया लंब और के मीन्स हो गया कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए का मान क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। दूसरा बीच वाला ए बटे के, ए मीन्स होता है आधार और के मीन्स कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। ये क्या होगा? आधार बटे कर्ण। उसके बाद तीसरा लंब टेन का क्या बनेगा? एल बटे ए, यानी एल मीन्स लंब और ए मीन्स आधार, तो लंब बटे आधार। ये सूत्र भी आपको याद होना, लंब बटे आधार। ये साइन ए का, साइन ए कॉस और टेन ए का हो गया। अब इसी प्रकार कोसेक का, तो कोसेक का साइन का उल्टा कोसेक है, तो ये लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा? कोसेक का कर्ण बटे लंब। सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और कॉट का क्या होगा? आधार बटे लंब। इस प्रकार से इन सूत्रों को भी याद कर लीजिएगा। जब तक ये याद नहीं रहेंगे तो आप इसके आगे प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ देखते हैं h बटे 15। अब आपको यहाँ पे tan 60 का मान मालूम होना चाहिए। tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान होता है करनी 3। जो आपकी सारणी है उसमें साइन 30, कॉस 30, tan 30 और साइन 60, कॉस 60, tan 60, साइन 45, कॉस 45। तो ये पूरे मान याद होना। ये आपको मैं आने वाले वीडियो में सारणी बना के बताऊंगा, बहुत आसानी से याद कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, हमने क्या किया? tan 60 का मान करनी 3 रखे और ये 15 का पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणे में चल जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 15 करनी 3। और ये 15 करनी 3 क्या ज्ञात हो गई? मीनार की ऊंचाई। अतः आंसर क्या ले देंगे? अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगी? 15 करनी 3 मीटर। मीटर लिखना नहीं भूलेंगे, यहाँ पे मीटर लिख दीजिए। ये इस प्रकार ये प्रश्न आपका हल हो गया। प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट हुआ। अब इसी प्रश्न नंबर 18 का एक अथवे का प्रश्न भी आप देख सकते हैं। वो प्रश्न भी सेम ऐसे ही है। क्या दिया? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को एक बार नहीं अनेक बार पढ़िए, उसके आधार पर आप चित्र बनाइए। मान लीजिए आपको मैं बता रहा हूँ, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये जैसे ये पेड़ था, अब ये पेड़ है, ये पेड़ है। आंधी आने से क्या हुआ? यहाँ से ये टूट गया और टूट के कहाँ पे गिरा? ये ज़मीन पे गिर गया। ये देखिए, ये आपका सीधा पेड़ था, ये ऊपर का भाग टूटा और कहाँ पे आ गया? ये ज़मीन पे आ गया। तो क्या कह रहा है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ये जमीन को छूने लगा, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे जमीन को छूते हुए, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। और यहाँ पे जो कोण बनेगा आपका, यहाँ पे जो कोण बनेगा कितने अंश का बनेगा? 30 अंश का बनेगा। पेड़ के पाद, पेड़ का पाद कौन सा होगा? ये वाला भाग, जो पेड़ की जड़ है, जो जहाँ पे पेड़ है, पेड़ के पाद बिंदु से की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर को छूता है वो 8 मीटर है। तो यहाँ से लेकर देखिए आपकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी कितनी है? 8 मीटर है। 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और आपको इस पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। आप इनका नामांकन कर दीजिए। इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दीजिए बी, इसको नाम दीजिए सी, और ये ऊपर वाला भाग भी क्या कहलाएगा? ये सी कहलाएगा, क्योंकि टूट के नीचे आ रहा है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। आप इसे 3 नंबर का लाइक का ही करना है। इसे हम यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? बी पे 90 अंश का कोण बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा हो गया हमारा? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी सी का मान कितना है? बी सी का मान 8 मीटर है। और आपको जो ये ए सी है, ये टूट के यहाँ पे नीचे आ गया। ए सी का मान क्या करना है? इसे ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ए सी आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? कोण कौन सा बन रहा है हमारा? कोण ए सी बी। और आपको ये मालूम होना चाहिए, जहाँ पे कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं। तो कोण ए सी बी कितने अंश का है? 30 अंश का है। अब इसके पहले भी समझाते इस प्रकार के प्रश्न। और कोण ए सी बी में देखिए ज्ञात क्या करना है आपको? ज्ञात करना ए सी। तो हमने आपको बताया था जिसे ज्ञात करना है उसको ऊपर लिख दीजिए, ए सी ऊपर। और जो दिया है ये कहाँ पे? बी सी दिया हुआ है, तो ये हर में आ जाएगा। जो ज्ञात करना अंश में और जो दिया है उसे हर में। और कितना? तो यहाँ पे देखिए ए सी। अब ये ए सी क्या है? समकोण त्रिभुज में ये लंब हो गया ए बी, ये आधार हो गया। ए सी क्या है आपका? कर्ण। ए सी क्या है? कर्ण। और बी सी क्या है? आधार। बी सी क्या है? आधार है। तो अब इसके आधार पर भी आप इस प्रश्न को हल करेंगे। कैसे करते हैं देखिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे हल करके। अब ये ए सी का मान कितना है? हमने कुछ नहीं रखे, तो ए सी लिख दीजिए जिसे हम ज्ञात करना है, ए सी। बी सी का मान कितना है? 8। और कर्ण बटे आधार इसका सूत्र होता है सेक का। इसका होता है सेक का होता है। या आप इसको ए बी बी सी से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप आंसर नहीं ला पाएंगे।
आपको इसी से करना है, ठीक है। तो सेक कितने अंश हो गया, 30 अंश। सेक क्यों आया, आपको अभी मैंने बताया था। कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो सेक का कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार किसका मान होता है आपका, सेक 30 का। आप AC लिख दीजिए धन 8। अब सेक 30 का मान कितना होता है ये मालूम होना चाहिए। सेक 30 का मान, कॉस 30 का मान होता है कर्णी 3/2, तो सेक 30 का मान होगा 2/3। कितना हो गया ये, 2/3। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो AC बराबर क्या आ जाएगा आपका, AC बराबर ये 8 का आप क्या करेंगे, ये 8 को 2 में गुणा कर दीजिए, 2 8 16। कितना आ गया ये, 16/3। AC का मान हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको AC का मान मालूम हो गया कितना, 16/3 मालूम हो गया। लेकिन हमें ज्ञात करने को क्या कहा है, पेड़ की ऊंचाई। तो हमने AC यानी जो भाग टूटा भाग जो जमीन पे आके टूट के गिरा उसका मान मालूम हुआ कितना, 16/3। तो हम ये AC में AB को जोड़ेंगे तब तो हमें क्या मालूम होगा। तो इसके लिए अब इसका भी मान निकालना पड़ेगा हमें, किसका मान, AB का मान भी निकालना पड़ेगा। तो फिर समकोण त्रिभुज लेंगे हम। समकोण त्रिभुज कौन सा हमारा, ABC में। ABC में आप देखिए आपको कोण कौन सा बना आपका, कोण ACB बराबर कितने अंश का हो जाएगा, ये 30 अंश का। इसमें अब देखिए, अब AB का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, AB। तो AB को ऊपर लिख दीजिए और उसके बाद किसका मान दिया है, BC का। तो BC का मान कितना हो जाएगा, वो लिख देंगे, BC लिख दिया यहाँ पे। AB का कहलाएगा आपका लंब और BC का कहलाएगा आधार। इसको साइड में कर देते हैं। यहाँ पे देखिए AB का मान कितना है नहीं मालूम, और BC का मान कितना आ गया 8। लंबे बटे आधार मीन्स क्या होता है, 10 कितने अंश का कोण बनेगा, 30 अंश का। 10 30 का हो गया। अब देखिए यहाँ पे AB/8 बराबर 10 30 का मान क्या होता है, 1/3 होता है, 1/3। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 का 1 में गुणा की तो 8/8 अब हमें ये AB का मान भी मालूम हो गया और AC का मान, और हमें ज्ञात करना पूरा पेड़ क्या है, BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई थोड़े अच्छा छोटे बना रहे हैं आप, समझ जाइए। यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, AB या BC धन AB धन AB में किसको जोड़ देंगे, AC को जोड़ देंगे तो हमें पूरी पेड़ की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। अब AB का मान क्या आया, 8/3 आया, ये अभी हमने ज्ञात की ना। ये AB का मान 8/3 और AC का मान अभी 16/3 धन 16/3। अब इसको हल कर लेते हैं हम। इसका LCM क्या आ जाएगा, 3 आएगा और 8 में 16 जुड़ जाएगा। 8 में 16 जोड़े तो कितना हो गया, 24 हो गया। लेकिन आप ये को मालूम होना चाहिए, गणित में कभी भी हर में करनी में मान नहीं होता। तो हर की करनी हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, करनी 3 का ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा। जो आपका 24 है, 24 में यहाँ जगह कम है, थोड़ा सा इधर हट के लिख दे रहे हैं, 24/3। तो करनी 3 का ऊपर भी गुणा कर दीजिए और करनी 3 का नीचे भी। अब 24 का करनी 3 में गुणा की तो 24/3, और ये जो करनी 3 है, करनी 3 का करनी 3 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो ये 24/3 और ये 3 से किसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो ये कितना आ जाएगा आपका 8/3। ये 8/3 क्या है, आपके पेड़ की ऊंचाई। लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई 8/3 है। सवाल थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन सरल है, कुछ नहीं है। आप ये चित्र बना लीजिए, चित्र आपके समझ आ गया है। समकोण त्रिभुज कौन सा ले लिया हमने, ABC लिए। इसमें कोण ACB बराबर हो गया आपका 30 अंश। हमें आधार मालूम है, हम पहले AC का मान ज्ञात करेंगे। तो AC का मान ज्ञात करने के लिए हम AC भागे BC बराबर, AC क्या है, कर्ण बटे आधार, BC आधार है, AC का मान नहीं मालूम और आधार का मान कितना है 8 बराबर सेक 30। सेक 30 का मान क्या होता है, 2/3 और ये 8 का इधर गुणा की तो AC का मान आया। फिर समकोण त्रिभुज हमने क्या ले लिए, ABC लिए, फिर कोण ACB लिए। अब इसमें हम किसका मान ज्ञात करना है, हमको AB का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, कोण ACB बराबर 30, जिसका मान ज्ञात करना है उसको अंश में लिखे और BC दिया है तो AB/8 हो गया। ये 8 कहाँ से आया, BC का मान है। और ये जो AB लंब कहलाता है ये, और BC क्या है, आधार। लंब बटे आधार मीन्स हो गया 10 30 और 10 30 का मान 1/3 होता है। 8 का पक्षांतर किया तो गुणा में गया तो 8/3 हो गया। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो AB और AC को जोड़ देंगे। जो हमारा ये AB का मान और जो AC का मान है इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका लघुत्तम 3 आया और 8 में 16 जोड़े तो 24 हो गया। अब हर से करनी हटाने के लिए अंश और हर में 3 को ऊपर नीचे गुणा किए, 24 का 3 में गुणा किए तो 24 3 आया, 3 का 3 में गुणा किए तो क्या आ गया 3। 3 से 24 को काटे कितने बार काटा 8, तो ये 8 3 क्या हो गई, ये पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो गई। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, पेड़ की ऊंचाई कितनी है 8 3। अब इन दोनों सवालों में आपको जो इजी लगे उसे हल कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, ये आपके ज्यामिति से है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। या आपको खालिस्तान विकल्प में पूछ सकता है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां खालिस्तान होती हैं। सत्यासत्य में पूछ सकता है, या एक वाक्य में पूछ सकता है, या आपको ये सही विकल्प में पूछ सकता है कि इस प्रश्न को, ये एक प्रमेय है, इसे याद कर लीजिएगा। चलो इसको कैसे हल करते हैं, ये भी 3 नंबर की आपकी हल लिखेंगे। सबसे पहले
और प्रश्न में जो दिया है वह लिख देते हैं। सबसे पहले तो हम चित्र बना लेते हैं, चित्र बना लेंगे, उसके बाद आसानी से हम इसे हल कर लेंगे। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा। तो सबसे पहले तो हम क्या बना लेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। आप प्रकार और चांदे की सहायता से क्या बना लेंगे, इस प्रकार से वृत्त बना लेंगे। ये बना लिए। क्या कह रहा है, वृत्त पर बाह्य बिंदु है, इसके बाहर एक बिंदु है। प्रश्न फिर से रिपीट कर रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु, तो ये आपका बाह्य बिंदु हो गया, इसको नाम दे सकते हैं आप पी। बाह्य बिंदु से वृत्त पर, ये वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। देखिए स्पर्श रेखा वृत्त को ओनली स्पर्श करे, काटे ना। तो ये कैसे वृत्त को स्पर्श करेगी, देखिए मात्र उसको छूते हुए जाएगी। ये स्पर्श रेखा एक हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई। क्या कह रहा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, एक स्पर्श रेखा हो गई आपकी, इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी। ये स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, तो ये आपकी स्पर्श रेखा पी ए और पी बी की लंबाई बराबर होती है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, अब इसमें थोड़ा सा रचना के तहत हमें कुछ काम करना है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्या हो गया, वृत्त का केंद्र बिंदु हो गया, और आप ऐसा डैश डैश करके किसको मिला देंगे, इस केंद्र बिंदु ओ को मिला दीजिए, फिर इससे किसको मिला दीजिए, ये ए को मिला दीजिए, और इसी से किसको मिला दीजिए, जिसको नाम ओ दे दिए, बी को मिला दीजिए, किसको मिला दिए, बी को, जहाँ पे स्पर्श बिंदु है उससे मिला दिया आपने, ये मिला दिए। थोड़ा सा इसको स्पष्ट मिलाना, यहाँ पे मिलाने प्रॉब्लम हो रही है हमें। देखिए इससे इसको मिला दीजिए, केंद्र को मिलाए, और इसमें इससे जो स्पर्श बिंदु है इससे इसको मिला दिए। इस प्रकार से आप ये एडजस्ट करके मिला दीजिए, रचना के तहत आएगा। सबसे पहले हमको इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, दिया है। दिया है क्या दिया है, जो प्रश्न में दिया वह लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वृत्त, वृत्त, वृत्त के, क्या लिख देंगे इसमें, दिया है वृत्त COR, वृत्त COR। ये COR का अर्थ यह है कि O केंद्र बिंदु R से बना, R क्या है, एक त्रिज्या है, इससे बना एक वृत्त है। तो जैसे वृत्त COR में वृत्त के बाहर बाह्य बिंदु, वृत्त का बाह्य बिंदु कौन सा है, बाह्य बिंदु P है, और वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, वृत्त, या आप इसको सीधे वृत्त COR में बाह्य बिंदु क्या हो गया इसका, COR में बाह्य बिंदु P एवं स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं। सबसे पहले दिया में ये लिखेंगे हम, वृत्त में, या ये COR नहीं भी लिखेंगे चलेगा, वृत्त में बाह्य बिंदु P एवं स्पर्श रेखाएं PA और PB है, दिया लिख दिए। उसके बाद रचना लिखेंगे। रचना क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे रचना में लिखेंगे आप, रचना लिखते तो आप पहले सिद्ध करना लिखेंगे। यहाँ क्या लिख देंगे आप, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो क्या कहा है, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ये सिद्ध करना है। स्पर्श रेखाएं कौन सी आपकी, PA और PB, तो ये कैसी होंगी, बराबर, तो PA बराबर PB, ये स्पर्श रेखाएं हो गई। और रचना में क्या लिख देंगे, रचना में लिखेंगे ये केंद्र O से, रचना में क्या लिखेंगे, O से A, P और B को मिलाया। यहाँ क्या लिख देंगे, O से, क्या लिखेंगे आप, O से A, B और तथा P को मिलाया। अब देखिए पुनः एक बार मैं जितना भी समझाया हूँ, एक फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त बना दीजिए, उसके बाह्य बिंदु P हो गया, P से एक स्पर्श रेखा PA खींचे और दूसरी स्पर्श रेखा PB खींचे, और एक केंद्र बिंदु ये आपका O रहेगा, O से A, P और B को मिला दीजिए, और इतना चित्र बना लिए। इसके बाद दिया में लिखेंगे, वृत्त में बाह्य बिंदु P, वृत्त में बाह्य बिंदु P और स्पर्श रेखा PA और PB है। सिद्ध क्या करना है, ये PA PB के बराबर है। रचना में क्या लिखेंगे, O से A को, O से B को और O से P को मिलाया। इसके बाद इसकी उत्पत्ति आती है। उत्पत्ति कैसे करना है, उत्पत्ति में कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल रूप से बता दे रहा हूँ। इसकी उत्पत्ति में आपको सीधे लिखिए कौन कौन से त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज कौन कौन से, एक त्रिभुज बना है आपका ये OAP और एक OBP। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OAP एवं त्रिभुज OBP में, इसमें जो लंब होते हैं, केंद्र से जो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। ये O से A पे जो डाला है, यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे क्या होगा, ये लंब हो गया, 90 से कोण बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप बता देंगे OA PA पर लंब है, OA PA पर क्या है, लंब है। तो कितने अंश के कोण बन रहे हैं, 90 अंश के कोण बन रहे हैं। तो आप इतना भी नहीं, यहाँ बता दीजिए कोण OAP बराबर कोण OBP। कौन से कोण देखिए, कोण OAP और कोण OBP, ये कितने अंश के कोण है, 90 अंश के कोण है। ये कैसे हैं, ये बराबर हैं। ये कैसे हैं, प्रत्येक कोण समकोण है और ये बराबर है। इसके बाद यहाँ पे देखिए
ये वृत्त की त्रिज्या ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होती हैं? बराबर। तो यहाँ ओ ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? ओ ए बराबर ओ बी। ये आप बता देंगे ये ओ ए किसके बराबर है? ओ बी के बराबर है। और अगली लाइन आएगी आपकी ओ पी बराबर ओ पी। ओ पी बराबर ओ पी। ये कैसी है? उभयनिष्ठ है। कैसी ये? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ में क्या करना पड़ेगा आपको? उभयनिष्ठ क्यों है? क्योंकि इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए, दोनों त्रिभुजों में एक ही भुजा काम कर रही है, इसलिए उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो आप देखिए यहाँ पे जो ओ ए पी और ओ बी पी ये बराबर है, ओ ए बराबर ओ बी है और ओ पी बराबर ओ पी है। इसलिए क्या होगा यहाँ पे? ये बराबर है। तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ओ ए पी क्या होगा? सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम का चिन्ह कैसे? बराबर और उसके ऊपर ऐसा एस बना। सर्वांग सम किसके होगा? त्रिभुज ओ बी पी के। तो ये सर्वांग सम है, इसलिए क्या होगा? ये पी ए बराबर क्या हो जाएगा? पी बी। इति सिद्धम। आपको बहुत छोटे रूप में समझाया उसको, देख लीजिए। आपको दिया है सिद्ध करना रचना, ये तो आसानी से बन जाएगी। इसका उत्पत्ति में आप कुछ नहीं कीजिए। ये जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज ले लीजिए? ओ ए पी ये वाला, और ये दूसरा ओ बी पी में ये जो कोण है ये ओ ए पी 90 का कोण बन रहा है यहाँ पे, और कोण बी ओ बी पी ये भी 90 का है। और दोनों कोण कैसे बराबर हैं? ये ओ ए और ओ बी त्रिज्या है, ये भी बराबर हैं। और ओ पी बराबर ओ पी, ये दोनों त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये बराबर है। तो यहाँ पे जब ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो कौन सी प्रमेय? आर एच एस सर्वांग समता के तहत ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज कैसा हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। सर्वांग सम होने से जो आपकी जो बाह्य स्पर्श रेखा है पी ए और पी बी कैसे हो जाएंगे? बराबर। इसको ऐसा कर लीजिए, आपको आसानी से 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसी का अथवा का सवाल देखिए। इसी का अथवा का नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, इसको हल कैसे करेंगे देख लेते हैं। पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप क्या बना लीजिए? वृत्त बना लीजिए। क्या बनाएंगे यहाँ पे? एक वृत्त बना लीजिए इस प्रकार से। ये वृत्त बना लिए। एक बिंदु ए से जो वृत्त, एक बिंदु कौन सा है? ये ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी है, और जो हमारा ये वृत्त का केंद्र है इससे कितनी दूरी पर है? ये 5 मीटर दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, और यहाँ पे जो वृत्त है इसकी स्पर्श रेखा ये हो गई हमारी। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? ये 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या कह रहा है? तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और ये क्या हो गई? वृत्त की त्रिज्या। ये वृत्त की त्रिज्या, इसको नाम दे सकते हैं ओ ए बी, और ये वृत्त की त्रिज्या ओ बी आपको ज्ञात करना है। आपको प्रश्न यहाँ दिख रहा है, ये आपका जो एक बिंदु ए हो गया जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर था? 5 सेंटीमीटर दूरी पर। वृत्त पर स्पर्श रेखा कौन सी हो गई आपकी? ये ए बी जो 4 सेंटीमीटर है, और वृत्त की त्रिज्या कौन सी है? ओ बी, जिसे आपको ज्ञात करना है। तो आप देखते हैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनता है। वृत्त के केंद्र से जो वृत्त के स्पर्श बिंदु तक जाने वाली रेखा जो होती है वो क्या होती है? उस पर लंब होती है। जहाँ लंब होती है वहाँ 90 का कोण बनता है। तो आप देख सकते हैं। अब इसको हमको हल करना है, तो हमारा यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा समकोण त्रिभुज बना है? समकोण त्रिभुज कौन सा है? ओ बी ए में। इसमें आप क्या करेंगे? सीधे कोण कौन सा? ओ बी ए। कोण ओ बी ए नहीं लिखना चलेगा, समकोण त्रिभुज है आपका, तो यहाँ लगा देंगे आप पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पे कर्ण कौन सा है आपका? ये ए बी क्या है? कर्ण। ए बी क्या है? कर्ण। यहाँ कर्ण क्या हो गया हमारा? ए बी, यानी 4 का वर्ग। उसके ओ ए, सॉरी यहाँ पे कर्ण वो नहीं है, ये कर्ण ए बी नहीं है हमारा, कर्ण ये होगा ओ ए। ये तो यहाँ पे आधार हो गया, इस पे बन रहा है समकोण। तो यहाँ पे हमारा 5 सेंटीमीटर क्या है? कर्ण का वर्ग। ये ओ ए क्या कहलाएगी? हमारी कर्ण कहलाएगी। बराबर लंब कितना है? ओ बी, जिसे हमें ज्ञात करना है, धन आधार क्या है? 4 का वर्ग। यहाँ 5 का वर्ग कितना हो गया? 25, ओ बी का वर्ग धन 4 का वर्ग 16। उसके बाद क्या करेंगे आप? ये धन 16 का इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 25 ऋण 16 बराबर ओ बी का वर्ग। या 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 बराबर ओ बी का वर्ग। या ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से ये वर्ग घटेगा तो इसमें क्या लग जाएगा? वर्गमूल। और 9 का वर्गमूल क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। ओ बी बराबर 9 का वर्गमूल 3, 3 का वर्ग 9, तो 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। और ये 3 सेंटीमीटर क्या ज्ञात हो गई? आपकी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो गई। क्या ज्ञात हो गई? वृत्त की त्रिज्या। तो लिख देंगे अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ, जो अच्छा वाला प्रश्न था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि क्या कह रहा है? एक वृत्त,
हल कर लेते हैं हम इसको। हल लिखेंगे पहले तो त्रिज्याखंड इसके एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर का वर्ग। तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट लिख दीजिए त्रिज्या क्या दी है। त्रिज्या दी हुई है यहाँ पे, कितनी त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या को आज दर्शाते हैं आर से। आर बराबर कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। और थीटा कोण कितना दिया है आपका 60 अंश का है। और क्या कह रहा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख दीजिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लीजिएगा। दो सूत्र होते हैं, एक त्रिज्याखंड की लंबाई का सूत्र होता है और एक त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल का। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 और क्षेत्रफल है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग। तो ये किसका सूत्र हो गया, आपका त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना दिया है 60 बटे 360। पाई का मान कितना है 22 बटे 7 गुणित आर का मान कितना है 6 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे 60 बटे 360 गुणित 22 बटे 7 जैसा का वैसा लिखे। 6 का वर्ग कितना होता है 6 छिंग 36 बटे कुछ नहीं तो 1। ये 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया। 36 एकम 36, 36 एकम 36। अब बचा कितना हमारा यहाँ पे, क्या बचा आपका यहाँ देखिए 6 गुणित 22, 6 का 22 में गुणा करो, 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 और भागित 7। 7 का भाग 132 में दे दीजिए। 7 एकम 7 बच गया कितना 8, तो सॉरी 6 बच गया, उतारे 2 कितना हो गया 62, 7 8 56, 8 बार जाएगा। फिर 62 में 56 घटाए तो बचा 6, तो 7 नम 62, 132 में हम भाग दे रहे हैं किसका 7 का। 7 एकम 7 बचा कितना यहाँ पे 13 में 7 गए 6, उतारे 2 62 हो गया। 13 8 56, 8 बार गया 56, 12 में 6 गए 6, उतारे 0। अब कितना बार चल जाएगा 7 7 8 56, 7 8 56, ये फिर घटाए कितना बचा यहाँ पे 4, तो 18.8 और राउंड फिगर में इसको 18.9 वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। और लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 18.9 वर्ग सेंटीमीटर है। ये लास्ट में आंसर लिख दीजिए। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके अथवे का प्रश्न देखिए। इसके अथवे का प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई बराबर क्या होती है वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे जो घड़ी की सुई है आपकी, ये घड़ी की सुई की लंबाई क्या कहलाएगी वृत्त की त्रिज्या। आप लिख देंगे सुई की लंबाई, हल लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सुई की लंबाई किसके बराबर होती है वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी जो सुई की लंबाई, तो 14 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे आप, मिनट जो है मिनट 2 की सुई से घड़ी की 360 का कोण बनाती है। तो यहाँ पे 60 मिनट में 360, 1 मिनट में हो जाएगा 360 भाग। तो यहाँ पे हमको त्रिज्याखंड की लंबाई ज्ञात करना है। तो कितने अंश का कोण बना रही है यहाँ पे 60 मिनट यानी 360, तो ये आपका आ जाएगा 30 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे त्रिज्याखंड की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। त्रिज्याखंड की लंबाई बराबर हो जाएगा आपका थीटा बटे 360 गुणित पाई आर का वर्ग। थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 अंश आएगा। कैसे आएगा, 60 मिनट में 360 अंश होता है तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 360 भागित 60 यानी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 अंश का कोण बनेगा, 60 भागित 360 गुणित पाई का मान 22 बटे 7। पाई का मान क्या जाएगा, एक मिनट यहाँ पे कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। यहाँ पे जो थीटा का मान आएगा वो 30 अंश आएगा। कैसे आएगा बता दे रहे हैं 30 अंश। और पाई का मान 22 बटे 7 गुणित आर का मान 14 गुणित 14। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 इचिंग 12, 2 तिया 6, 2 11 22। अब क्या बच गया आपका यहाँ पे 11 गुणित 14 बटे 3। ये इसका गुणा करेंगे तो 154 बटे 3 आएगा। और 154 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 51.3 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात हो जाएगा ये आपका। लेकिन ये आपको एक चीज़ समझ में आया कि 30 कहाँ से आया। तो देखिए 60 मिनट में कितने 60 मिनट यानी एक चक्कर हो गया, 360 अंश का कोण बनेगा यहाँ पे। इसलिए 1 मिनट में कितने का बनेगा, तो 1 मिनट में क्या करेंगे हम 360 भागित 60 हो जाएगा, शून्य से शून्य कटा, 5 छक्का 30, कितना 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा 6 अंश का। तो 5 मिनट में कितने का बनेगा, 5 मिनट में 6 गुणित 5, 6 पंचे
30 अंक का। तो ये जो 30 आया कैसे आया वो बताएं। आप चाहे तो ये वाली लाइन को इसके ऊपर लिख दीजिए। 60 मिनट में 360 अंक का कोण बनता है, तो 1 मिनट में कितने मिनट का बनेगा? 1 मिनट में 6 अंक का बनेगा। जब 1 मिनट में 6 अंक का बनता है तो 5 मिनट में 6 पंचे 30 अंक का कोण बना, और फिर त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल सूत्र लगा के इसे हल कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये वाला प्रश्न कंप्लीट हुआ। और ये जो प्रश्न थे आपके क्षेत्र नीति से थे, तो ये थोड़े से प्रश्नों को आप ध्यान दीजिएगा, इनके सूत्र याद कर लीजिएगा, इनको बार बार करेंगे तो आपको बनने लगेंगे। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पे प्रश्न क्रमांक कहाँ से 16 से 20 तक प्रश्न बताया, और ये जो प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट है। यदि आपके समझ आए हो तो आप हमारे चैनल आइडियल 2 क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।